So today my topic is quantum number and I think I have provided you assignment प्रोवाइड किया था मैंने आप लोगों को, उसको आपने ट्राई किया होगा। तो पहले हम लोग असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, ये कितने लोगों ने सॉल्व किया है? अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया नो इश्यू। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लिस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इफ दे हैव सेम वेलोसिटी। आपको पता है लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन एम वी। क्लियर। अब आपको पता है मास जिसका ज्यादा होगा, द सब्सटेंस विच हैव मोर मास हैज लेस वेवलेंथ। अब बताओ इसमें से मास सबसे ज्यादा किसका? सबसे लेस मास तो इलेक्ट्रॉन का, सबसे मोर मास SO2 का है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? SO2। क्लियर। नेक्स्ट, if uncertainty in position of an electron is same as delta x of helium atom, means इलेक्ट्रॉन के लिए भी अनसर्टेनिटी सेम है और हीलियम प्लस के लिए भी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन सेम है। यही तो बोला है हीलियम एटम के लिए। तो बोलता है इफ डेल्टा पी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 32 into 10 to the power 5 then find out the delta p of helium atom। आपको पता है सेम ही तो वैल्यू होगा, बिकॉज वी नो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लियर, अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये मैंने ले लिया हीलियम के लिए, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहां भी मैंने लिख दिया एच अपॉन 4 पाई, यहां भी मैंने लिख दिया एच अपॉन 4 पाई। ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेल्टा पी हीलियम एटम, यानी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 इंटू 10 टू द पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 32 इंटू 10 टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3, determine the de Broglie wavelength associated with an electron in third board orbit of helium plus and, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। कितनों ने इसका आंसर सॉल्व किया है? चैट बॉक्स में आंसर लिखो। आपको पता है लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग? अच्छा आ गया क्या आंसर? बहुत अच्छी बात है। हाँ यस, इसका आंसर 5 एंगस्ट्रॉम है। इसका आंसर 5 एंगस्ट्रॉम है बच्चों, ध्यान देना। कैसे? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। देखो इसको डायरेक्ट वी का फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हो, और मैं थोड़ा लूसिड कर देता हूँ। एज वी नो एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ? एन एच अपॉन 2 पाई होता है। कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट है, तो हमने क्या लिख दिया? एम वी आर इज इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई। चलिए अब एम वी, ये देख रहे हो एम वी यहाँ पे है, तो हम लोग एम वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3h अपॉन 2 पाई R3, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का पूरा है, तो यहाँ पे एम बी R3 लगा दो, यहाँ भी एम बी R3। क्या एम वी के जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट करो। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 3h अपॉन 2 पाई R3। देखो मैं लेंदी मेथड बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट वी का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अब आपको पता है क्या होने वाला है? सर इज वेरी सिंपल, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? 2 पाई R3 अपॉन 3। अब आपको पता R3 इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो? R1 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर अपॉन जेड। R1 की वैल्यू कितनी होती है? 0.529 होता है एंगस्ट्रॉम, इंटू एन स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है 3 स्क्वायर, और जेड के जगह क्या पुट करोगे? 2। चलो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो? 2 पाई। क्लियर। अच्छा एक चीज यहाँ पे 2 पाई लगा दिया, हाँ ठीक है, इंटू R3 की जगह क्या पुट करोगे? 0.529 इंटू 3 स्क्वायर को मैंने लिख दिया 9 डिवाइडेड बाय 2, और ये 3 यहाँ पे आ गया। क्लियर। देखो कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप सो। 3 3 जा 9, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो और देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया? नहीं। उसके बाद लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3.14। अच्छा 0.529 को मैं 1/2 लिख दूं, ज्यादा बेटर है, और इंटू 3। आई थिंक इसको सॉल्व कर लो तो 3 3 जा 9, 9.28 डिवाइडेड बाय 2, ऑलमोस्ट वैल्यू क्या आ गई? 5 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 एंगस्ट्रॉम। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, जिसको भी डाउट है स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने बनाया तुरंत चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई करो फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 जल्दी से आप ट्राई करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। झलक ने बोला है बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बना चुके हो क्या तुम लोग? बहुत अच्छी बात है।
अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर, जिसने क्वेश्चन नंबर 4 बना लिया है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाया वो मेरी बात समझो। अभी बताया मैंने, इन हाइड्रोजन एटम इन एक्स इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी इसमें आपको सीधा सीधा गिवन है R1 इज एक्स। क्लियर, R1 आपके एक्स गिवन है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। तो भैया आपको पता है R3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, R1, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पूछा तो जेड की वैल्यू 1 है, तो सीधा एन स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर लिख दूं, तो इसका सीधा सीधा R3 इज इक्वल टू मैं 9x लिख दूं, क्योंकि R1 x है। बहुत अच्छी बात है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी आपको फॉर्मूला बताया था, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन mv। mv के जगह क्या पुट करते हो जल्दी बता दो, अभी पीछे पुट किया था आपने, ये देखो mv के जगह पे क्या पुट किया था, 3h अपॉन 2 पाई R3 की जगह आपको पता है क्या पुट करना है, बिल्कुल। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखोगे, mb की जगह 3h अपॉन 2 पाई R3, तो क्या लिखोगे 3h अपॉन 2 पाई R3। R3 की जगह क्या पुट करोगे, 9x। अगर पुट कर दोगे तो क्या आंसर नहीं आएगा क्या, कि मैं भी इसको पूरा सॉल्व करूंगा इसको, h अपॉन 3h इंटू 2 पाई R3। R3 की जगह मैंने लिख दिया 9x, 3 3 जा 9, 3x, h कैंसिल, तो 3 2 जा 6 पाई x, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी डेल्टा एक्स भी गिवन है 0.1। एक चीज याद रखना, सबको सेम मिनट में लिखना है, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, और डेल्टा वी कितना है 5.27 इंटू 10 टू द पावर -24, सब सेम यूनिट में है, तो मास निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। एच की वैल्यू सबको पता, एम आपको ढूंढना है, इजीली बन जाएगा, आई होप सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कितनों ने बनाया, आंसर करो। 5 तो इजी था, इसमें कुछ खास है नहीं 5 में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 कितने बच्चों ने बनाया है, क्या होगा इसका आंसर, ये तो मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता रहे हैं बच्चों 43। देखो बच्चों, जिन और किससे बना है, एक ने बताया 40, सॉरी एक ने बताया 83, सी ऑप्शन। बाकी बताओ, नहीं बना, अरे वाह। और बच्चे, क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल, यानी हमको ढूंढना क्या है, V2 माइनस V1, यानी डेल्टा V तो ढूंढना है भैया, खत्म बात, यही तो ढूंढना है डेल्टा V। अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन विथ अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम, यानी लेमडा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 एंगस्ट्रॉम, शुड बी एक्सेलरेटेड इफ इट डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिड्यूस टू 1 एंगस्ट्रॉम, यानी डेल्टा सॉरी लेमडा 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम। अब फर्स्ट के लिए पोटेंशियल मैंने मान लिया V1 और सेकेंड के लिए पोटेंशियल मैंने मान लिया V2। अब याद करो रिलेशन मैंने बताया था, लेमडा 1 इज इक्वल टू H अपॉन √2 MEV, याद आया, या Q भी बोलो, चलिए, और लेमडा 2 भी वही होगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू H अपॉन √2 MEV। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, फर्स्ट के लिए पोटेंशियल क्या माना मैंने V1, सेकेंड के लिए पोटेंशियल क्या माना V2। अब आपको पता है मास और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू, ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है, V2 अपॉन V1। हाँ सर, लेमडा 1 की वैल्यू क्या है 1.5 है, लेमडा 2 की वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल टू रूट अंडर V2 अपॉन V1 होगा, ये रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 होगा क्या बच्चा लोग, बिल्कुल। 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाता है जल्दी बता दो, 2.25, यस 2.25 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, यानी V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.25 V1। क्लियर, अब V2 माइनस V1 हमें यही तो ढूंढना है, यही तो ढूंढना है, तो V1 के जगह यही तो डेल्टा भी हमको ढूंढना है, यहीं तक तो पहुंचना है, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा, तो V2 माइनस V1 मतलब क्या, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 2.25 V1
माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, V1 कॉमन 2.25 माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा V, यानी क्या हो जाएगा 1.25 V1, यही पोटेंशियल ड्रॉप है। यानी अगर हमें V1 की वैल्यू मिल जाए और यहां मैं पुट कर दूं तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। यही आपका क्या है बच्चा, पोटेंशियल ड्रॉप है। तो जल्दी बता दो V1 के लिए क्या, V1 कैसे ढूंढेंगे, ये लेमडा 1 का फॉर्मूला दिख रहा है। अब हमको पता है लेमडा 1 इज इक्वल टू H अपॉन रूट 2 MEV1। बताओ लेमडा 1 पता, H पता, 2 पता, M की वैल्यू पता, E की वैल्यू पता, V1 नहीं निकलेगा। अब बोलोगे सर बहुत टाइम लगेगा, तो याद करो मैं ही आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बोला था, इलेक्ट्रॉन के लिए इतना कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। सीधा क्या लिखोगे, लेमडा 1 इज इक्वल टू 12.26 रूट अंडर V1 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ लेमडा 1 की जगह क्या पुट कर दो 1.5, तो क्या V1 आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो बस V1 की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो, खत्म। V1 आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद अराउंड 66.8। क्या बोला मैंने, अराउंड 66.8। क्या समझ में आया। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो लेमडा 1 इज इक्वल टू H अपॉन रूट 2 MEV1 पुट करो। M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, माइनस मत लेना मॉडुलस ले लेना। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। लेमडा 1 की वैल्यू आपको पता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, यहां क्या लिखोगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। गलती से भी 1.5 एंगस्ट्रॉम मत लिख के आना, क्योंकि देखो सारे यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन अगर आपने लेमडा 1 इज इक्वल टू 12.26 इंटू रूट अंडर V1 डायरेक्ट लगा दिया तो यहां लेमडा 1 1.5 ही लेना, क्योंकि याद करो मैंने बताया था ये यूनिट किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है। तो अगर समय बचाना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी 66.8, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑलमोस्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, सी ऑप्शन 83.5 या 83.6 के आसपास आ जाएगा। आई होप सो आपको, देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये हर पैटर्न का क्वेश्चन मैंने ले लिया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, मतलब जो टफ लेवल का एक्सट्रीम होता है मैं वहां तक पहुंच गया, मतलब इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को तुम बार बार प्रैक्टिस करो तो आपके टॉपिक्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। आई होप सो 6 नंबर सबको समझ में आ गया। ये सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं देखो मैं बहुत गंदा कर देता हूं, इसलिए अच्छे से पहले से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहां से बस V1 यहां से ये फॉर्मूला लगा के V1 निकला, या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो ये। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बनाइए। कितने लोगों ने इसका आंसर बनाया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा ये मुझे भी नहीं पता, तो बन जाएगा। देखो समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो पूछ डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से आप पूछ सकते हो। अरे किसी को डाउट है तो पूछ डालो। आ गया क्या सबको समझ में, अरे वाह। जिसको नहीं आया पूछो। आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कितने लोगों ने बनाया है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा एक चीज इसमें थोड़ा ये कर लो, इस जगह पे जो मैंने दिया था ना वहां पे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 नहीं, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है। यानी जो डेल्टा, अच्छा ये तो जानते हो, ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है पूरा। देखो एल्वियोली, ये क्या होता है एल्वियोली मुझे नहीं पता, चलिए ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसके लिए जो एवरेज डायमीटर है, यानी जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। बहुत अच्छा। एम आपके गिवन है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg। बहुत अच्छी बात है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा था, आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा एक्स गिवन, डेल्टा वी ढूंढना है। एच की वैल्यू सबको पता, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना। पाई की वैल्यू सबको पता, मास आपका गिवन है। तो आपसे पूछा जाए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी क्या आ जाएगा अराउंड 2 यानी 1.99 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन जिससे नहीं बना वो पूछो। देखो फॉर्मूला, अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है चैट बॉक्स में लिख लो कि सर नहीं आया, फिर से बता दूंगा। क्या लिखोगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस
4 पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू बताओ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। डेल्टा वी यहां से आपके आ जाएंगे, डेल्टा ढूंढ लो। बोलो किसी को डाउट है? अरे आया बच्चा लोग, देखो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप सो, आंसर इसका आ जाएगा, आ गया आई होप सो, है ना? हाँ, बस अब कैलकुलेशन तो आप लोग कर लो, समय बर्बाद करने से कोई मतलब थोड़ी है। अब इसका ये देखो, इसका आंसर आ जाएगा सी। चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं समझ में आता। ये बहुत वीवीआई है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा? मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मतलब वो कैलकुलेशन नहीं है बच्चों, तो खुद कर लो इसका आंसर। वैसे इजी है, वैसे भी तुम लोग तो टैलेंटेड हो ना, तो इतना तो आप लोग कर ही लोगे। फिर भी मैं एक बार देखता हूँ इसका आंसर है क्या। हाँ रुको, डेल्टा वी, हाँ इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.03। लो इसको पुट कर दो, अब आपका आंसर आ जाना है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हो गया क्या? बहुत जल्दी करो, क्वांटम में पढ़ाना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ए आने वाला है। कितनों से नहीं बना, हाथ खड़े करो। ये क्वेश्चन बना लिया तुम लोगों ने, क्या बात है! ये क्वेश्चन कैसे बना लिया? अच्छा चलो बहुत। 11 बोलो, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 11 दोनों बताओ, एक साथ बता देता हूँ, है ना? क्वेश्चन देखो कितना आसान है, किस तरह से बनाते हैं। क्या बोला है? एन इलेक्ट्रॉन हैविंग वेलोसिटी, यानी वी हमें गिवन है। रुको पहले मुझे लिख लेने दो। क्वेश्चन नंबर 10, वी कितनी है? 2 इंटू क्या है बच्चों? 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 6.62, 6.62। उसके बाद अपॉन पाई, है ना? उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -21 जूल, यही तो है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आपको क्या पूछना है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ढूंढना है, यानी डेल्टा एक्स ढूंढना, यही तो है क्वेश्चन में। हाँ चलिए अब देखो तो क्या कर सकते हैं। अच्छा आपको लिंक करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में लिया हुआ अनसर्टेनिटी, यानी डेल्टा के ई है, याद रखना। समझ में आया? इसलिए डायरेक्टली पुट मत करके आ जाना, या इसी को डी के ई भी बोल दो, थोड़ा मैथ्स तो जानते ही होगे, ठीक है। अब आपको पता काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। इसको हम डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या लिखोगे? डी के ई इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर का, अगर हम लोग सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या हो जाएगा? 2v आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो तो। हाँ तो डी के ई इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? mv, देखो तो बच्चा लोग, डी के ई इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? गलत तो नहीं है देखो, डी के ई इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? mv, जल्दी बोलो। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखते कैसे हैं? एम वी इंटू डी वी, है ना? इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं, हाँ बोलो। यस सर, यहाँ तक, हाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एम वी डी वी, जानते ही हो, विथ रिस्पेक्ट टू करते हैं तो डी वी इज इक्वल टू डी वी लिखो, या इसको डेल्टा वी बोलो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी के ई अपॉन एम वी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है, देखो, है ना? डिफरेंशिएशन क्यों किया वही तो बता रहा हूं, देखो तो। अब आप मुझे बताओ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? मुझे थोड़ा सा पहले ये बता दो। h अपॉन 4 पाई m होता है क्या? अब आपको डेल्टा वी पता नहीं है, डेल्टा वी ये आया। अब डेल्टा वी तुम कहां से लाओगी? तो डेल्टा वी तो तुम ला ही नहीं सकती ना। तो अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू तुम क्या लिखोगे? मुझे पहले ये बता दो। h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, और डेल्टा वी की जगह क्या पुट करोगे? डी के ई अपॉन एम वी पुट करोगे क्या? देखो आया। अब ये m और ये m कैंसिल हो गया, ये v ऊपर चला गया, यानी h इंटू वी अपॉन 4 पाई, और डी के ई क्या गिवन है जल्दी बता दो? 6.62 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10 टू द पावर -21। पाई पाई कैंसल, v का वैल्यू क्या है आपका? 2 इंटू 10 टू द पावर 6, h का वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 है। अब सारा वैल्यू आपको पता है, डेल्टा एक्स आ गया।
अब मुझे बताओ, अगर डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो डेल्टा कैसे निकालते हैं, स्मॉल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं डिफरेंस। अच्छा, किसी बड़ी क्वांटिटी को अगर लार्ज करना है तो उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और सॉरी उल्टा बोल दिया, किसी छोटी क्वांटिटी को अगर बड़ा करना है तो उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और अगर किसी बड़ी क्वांटिटी को स्मॉल करना है तो उसका क्या करते हैं, जैसे x को बड़ी क्वांटिटी है उसका उसको छोटा करना है तो क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं। तो तुम्हें अनसर्टेनिटी पूछा, यानी डेल्टा पूछा। डेल्टा मतलब क्या, स्मॉल, यानी जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, यानी डेल्टा की, यानी डी के ई दिया हुआ है। तो डी के ई कब आएगा, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो आएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, देखो अब इसी का डिफरेंशिएशन किया तभी तो आया डी के ई, तभी तो ये वैल्यू पुट करोगे। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्वेश्चन आप पढ़ो इसको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन के बैक साइड में आ जाओ। पूछता है अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया, अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी दिया है। आया समझ में। तो अनसर्टेनिटी मतलब क्या, डी के ई। तो डी के ई कहां से आएगा, इसी फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन करोगे तभी तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा वी यहां से, डेल्टा वी या डीवी बोल दो, यहां से वैल्यू पुट कर दो, सारा वैल्यू आपका गिवन है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। देखो अब आया समझ में या नहीं आया सबको। ये देखो ये सब लेंदी होता है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन मीनिंग समझो। मैं यहाँ सीधा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख के आ जाओ ना, कभी नहीं बनेगा। यहाँ पूछा अनसर्टेनिटी मतलब डी के, तभी तो डिफरेंशिएशन किया। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, 11 नंबर नहीं बना। देखो अ मेजरमेंट एस्टैब्लिश पोजीशन ऑफ अ प्रोटॉन विद एन एक्यूरेसी, यानी डेल्टा एक्स गिवन है +-10, डेल्टा एक्स गिवन है। फाइंड द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन प्रोटॉन पोजीशन 1 सेकेंड लेटर। अच्छा 1 सेकेंड के बाद बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मेजरमेंट एस्टैब्लिश पोजीशन ऑफ अ प्रोटॉन विद एन एक्यूरेसी 10⁻⁻10, डेल्टा एक्स गिवन है बिल्कुल। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनता है। डेल्टा एक्स गिवन है 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर। अब ये तो गिवन है और आपको पूछा है चेंज इन पोजीशन, मतलब 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद। अब आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm हुआ, बिल्कुल। अब आपको डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी बता दो, h/4πm इंटू डेल्टा एक्स लिखोगे। सॉल्व किया 6.626 इंटू 10⁻⁻34। चलिए 4 इंटू 3.14। मास किस मास क्या लोगे इसमें आपका, किस चीज के बारे में, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है क्या बच्चा लोग, यस। और डेल्टा एक्स क्या, 10⁻⁻10। आपने सॉल्व किया, डेल्टा वी आ गया। चलो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, उसको सॉल्व करने के बाद 0.31 इंटू 10⁻3, क्लियर, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछता है 1 सेकेंड बाद पूछा। अब आपको पता है डेल्टा वी, याद करो फिजिक्स लगाओ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हुआ। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी हुआ। टी मतलब क्या, पूछता है 1 सेकेंड बाद बताओ, यानी डेल्टा टी क्या हो गया, जल्दी बताओ 1। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0.31 इंटू 10⁻³ इंटू 1। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बता दो, 0.31 इंटू 10⁻3, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.1 इंटू 10⁻² मीटर। देखो कितना आसान है। 1 सेकेंड बाद पूछा, पहले डेल्टा भी तो निकाल दो। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम 1 सेकेंड बाद पूछा, इसी को आंसर लिख के मत आ जाना, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। देखो सबको आया या नहीं, क्वेश्चन समझ में आया, देख लो क्वेश्चन, देख लो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, ये 10 है इस तरह, सॉरी ये 11 है ना, हाँ ये 11 है, इसको देख लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो बच्चों। चलिए ठीक, ऑल क्लियर, आई थिंक सबको समझ में आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। आपसे बोलूं क्वांटम नंबर के टाइप क्या होते हैं, पहले थोड़ा ध्यान से समझना। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, समझ गया। पहला क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा n से। इसी को हम लोग बहुत सारी जगह पे बोला जाता है मेन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसको आपको याद करो, मैंने बताया था, इसको जो है इंट्रोड्यूस किसने किया था, बोर्स ने। बोर्स नहीं, क्योंकि बोर्स ने ही बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्बिट। तो एक्चुअली ये सिग्निफाइज किसको करता है, ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं सेल,
या इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सिग्निफाइज करता है ऑर्बिट के बारे में। मींस व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? इट रिप्रेजेंट नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। समझ में क्या बोला मैंने? कॉपी में लिखते जाना, नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग। याद करो, नेम साइज भी मैंने डेरिवेशन करना बता दिया, एनर्जी भी निकालना बता दिया, बताया था ना, वही सेम चीज है। यानी अगर n की वैल्यू पूछे तो n की वैल्यू गलती से भी 0 नहीं हो सकती। n मतलब ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोलो n की वैल्यू क्या होगी? 1। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2। यानी n की वैल्यू जो होगी 0 छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 डॉट 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 टू ये। अब आ जाओ, आपको पता है बोर से काम चला नहीं था। बोर के बाद कौन आया था? समरफेल्ड। समरफेल्ड ने किसका इंट्रोडक्शन किया कि भाई ऑर्बिट भी नहीं होता, ऑर्बिट के अंदर भी कुछ होता है, और उसको क्या बोला उसने? सब ऑर्बिट। तो सेकेंड क्वांटम नंबर किसको सिग्निफाइज करता है बच्चों? सब ऑर्बिट या सब सेल। तो सेकेंड क्वांटम नंबर बताया मैंने, क्या बोला था, जल्दी करो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। ये सब लिखते जाना, खाली हमेशा क्वेश्चन नहीं आता, थियरी भी आती है। जो मैंने बोला उसको कान खोल के सुनो, एंगुलर क्वांटम नंबर, और इसी को बोला जाता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसी को बोला जाता है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। तो कभी कभी नाम बदल के भी आ जाता है, पूरा लिखोगे एजीमुथल, एंगुलर, सेकेंडरी और सब्सिडरी। याद करो, इसको दिया किसने था? सबको पता है, समरफेल्ड ने दिया था। और यानी ये रिप्रेजेंट किसको करता है बच्चों? सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। यानी लिखो लिखो, इट रिप्रेजेंट्स द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लिखो, इट रिप्रेजेंट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद इट गिव्स द नेम्स ऑफ सबसेल एसोसिएटेड विद द मेन सेल। और आपको पता है सबसेल का नाम इसने क्या दिया था बच्चा लोग? SPDFG। खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एजीमुथल सब्सिडरी क्वांटम नंबर को तो लिख देना L से। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? L से करते हैं। अब ध्यान रखना, L याद करो, L की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। माइंड में सेट किया मैंने, क्या बोला? L का वैल्यू जो होता है 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन L जो होगा इक्वल टू n होता है, लेकिन कभी भी ग्रेटर देन n नहीं हो सकता। याद आया? यानी L की वैल्यू इक्वल टू होगी और लेस देन होगी हमेशा n के लिए। अब याद रखो, सपोज करो तुम्हारे लिए n का वैल्यू 1 आया, ठीक है, या तुम्हारे लिए n का वैल्यू 2 आया, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 2 आया तो L का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? 0 और 1 ही होगा। तो बेसिकली देखा जाता है कि L का वैल्यू जो होता है n से हमेशा क्या होता है? कम। अब सपोज करो n का वैल्यू 3 आया, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 1 और 2 आएगा। जैसे मैं बता दूं, अगर n का वैल्यू 1 है तो वो कौन सा सेल है? जल्दी बता दो। K सेल है। K सेल के लिए मुझे बताओ, के सेल में कितने सबसेल हो सकते हैं? एक ही होते हैं, एस सबसेल। याद करो, बताया था। अब एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब एन इज इक्वल टू अगर 2 है, यानी ये कौन सा सेल है? एल सेल है। एल सेल में कितने सबसेल होते हैं? एस और पी होते हैं। तो एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 0, और पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है बच्चा लोग? 1। तो यानी जो एल का वैल्यू, ये इक्वल टू तो एक्सट्रीम सिचुएशन, मतलब आता ही नहीं है, मान लो। बेसिकली आता क्या है? L इज लेस देन n। यानी अगर कहीं पर भी वैल्यू लिखना चाहोगे तो L का वैल्यू हमेशा n से क्या हो जाएगा बच्चा लोग? कम। क्लियर? आ गया? तो यानी इसकी वैल्यू लाई करेगी 0 1 2 3
टू n-1 यानी एक कम। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर s सब सेल की बात करें तो l की वैल्यू 0, ये बता चुका था, इसलिए फिर भी रिपीट कर रहा हूं। p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, ये याद आ गया। अब अगर कोई पूछे, ये भी पढ़ा चुका हूं, फिर से बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, बोलो फॉर्मूला। सर इज सो सिंपल, 2l+1, याद आया। अब अगर पूछे बोलो s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तुरंत पुट करोगे 2 इंटू 1+1 यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, याद आया, बताया था। p में कितने होंगे, 2 इंटू 2+1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1, सॉरी 2 इंटू सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ 0 पुट करेंगे ना, 2 इंटू 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, और l p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1। अब 2 इंटू 1+1 यानी 3, 3 2 जा 6, p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो कोई प्रॉब्लम, ये आ गया। अब ध्यान रखना, एक एक करके ध्यान रखना। अब आपका आता है क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। देखो अगर कोई पूछे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो तो इसका सिंबल होता है म्यू एल। फॉर्मूला याद रखना, √l l+1 h/2π, इसी को लिखते हैं √l l+1 इंटू एच कैप या एच बार बोलते हैं। एच बार को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया था नीट में। एच बार मतलब h/2π, इस चीज को याद रखना। अब चलो, इसी को अगर कोई पूछा जाए कि बताओ बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिससे पूछूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आपको बताना है 3s के लिए बताओ, 3d के लिए बताओ, 2s के लिए बताओ, 3p के लिए बताओ, सबके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ जल्दी से, फास्ट। चलिए चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। देखो अगर पूछे 3s के लिए, हाँ जी, अब देखो 3, अच्छा कोई बात नहीं, 3s के लिए पूछे तो आपको पता है 3s हो, 2s हो, 4s हो, s के लिए l की वैल्यू जीवन भर क्या होगी 0, तो म्यू l इज इक्वल टू क्या होता है √l l+1 h/2π, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा ना बच्चा। अब अगर पूछे 3d के लिए बताओ, तो 3d के लिए बताओ, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है सर 2 होगी, तो म्यू एल मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 2+1 इंटू h/2π, यही तो होगा बच्चा। 2+1 3 √6 अब h/2π। देखो कहीं गलत तो नहीं है। एक चीज इसमें याद रखना, वेदर इट इज 3s 2s 4s 5s, आगे वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसको s से मतलब है, इसको p से मतलब है, इसको d से मतलब है। तो अगर कोई पूछे 4d के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ तो भी उसका आंसर यही होगा, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू हमेशा क्या होती है 2 होती है। माइंड में सेट। फिर से बता रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है ऑर्बिट के बारे में, छोटे छोटे लफ्जों में समझो। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है सब ऑर्बिट के बारे में। आपको पता ऑर्बिट का ही छोटा भाई क्या है, सब ऑर्बिट है, तो सब ऑर्बिट की वैल्यू ऑर्बिट से ज्यादा नहीं होगी। अगर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 है तो सब ऑर्बिट के लिए जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है तो सब ऑर्बिट के लिए यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1 होगा, 2 भी नहीं होगा, जो मैंने बताया। लेकिन समरफेल मॉडल में मैंने बताया था, याद करो कि जो इक्वल टू का साइन मैंने दिया था, याद आया, वो वहां पे वैलिड था। इस जगह पे जब हम मॉडिफाइड करेंगे तो हमेशा लेस देन ही होगी, इसलिए l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होगी, n तक नहीं होती। लेकिन अगर मैं पाथ निकालना चाहूं, एलिप्टिकल पाथ या सर्कुलर पाथ, तब उस जगह पे जो n की वैल्यू होगी और जो आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में बताया था ना, वो उसके इक्वल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। समझ में आया? चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ चुका, ये दोनों उसका मेन पर्पस है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो, एस को क्या बोलते हैं, इस एस का फुल फॉर्म लिख लो। एस को बोला जाता है सिग्निफाई, एस सिग्निफाई शार्प, लिखो शार्प। एस का फुल फॉर्म होता है शार्प। पी का फुल फॉर्म लिखो प्रिंसिपल।
डी का फुल फॉर्म लिखो डिफ्यूज्ड, और एफ का फुल फॉर्म लिखो फंडामेंटल। ठीक है, और इनकी एनर्जी को सेट करो। अब बहुत प्रिंसिपल पढ़ा चुका हूं, इसकी एनर्जी को सेट करो। कैसे सेट करोगे? आपको पता है एस की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद जी, उसके बाद तो आगे अभी ढूंढा ही नहीं है किसी ने। एनर्जी को सेट करके लिखो। अब आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मैं थ्योरी लिखाता हूं बच्चों याद रखना, नीट में थ्योरी भी पूछ देता है। इसको सिंबल लिखते हैं एम, इसलिए मैं थोड़ा डीपली पढ़ाता हूं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहां तक तो पता चल गया कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट भी होता, बड़े मजेदार। लेकिन देखा गया कि अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सबसेल है ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। क्या बोला? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इच सबसेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, तब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया। तो लिखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिग्निफाइज द ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर signifies the orientation or distribution of electron cloud. This quantum number was given by Linde. Linde ब्रैकेट में लिख देना, एक्सटेंशन ऑफ समरफेल्ड। समरफेल्ड ने भी थोड़ा मदद किया था। लिंडे, LINDE, लिंडे, और एक्सटेंशन में लिखना समरफेल्ड ने भी इसको एक्सटेंड किया था, एक्सटेंशन दिया था। लिख लिया? अब एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों एग्जिस्टेंस में आया? टू डिफाइन जीमेन इफेक्ट। अच्छा याद करो, जीमेन और स्टार्क इफेक्ट मैंने बताया था। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, है ना, under the influence of magnetic field is called Zeeman effect. The splitting of spectral line under the influence of electric field is called Stark effect. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही देखा गया कि भैया सबसेल को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक ही स्पेक्ट्रल लाइन में और भी छोटे छोटे स्पेक्ट्रल लाइन है, और उसी के लिए एम आया। यानी एम का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा एल पे, यानी एम की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एल के लिए एल माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होगी। याद रखना, कहने का मतलब क्या है थोड़ा समझो। सपोज करो अगर एन की वैल्यू 2 लिखी तुमने, तो एल की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या तो एन होगी, 1 होगी। तो पूछा जाए एम की वैल्यू क्या होगी? अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी तो 0 होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या होगी? -L टू +1L, यानी -1 से लेकर क्या +1। अब बताओ -1 से +1 तक कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? -1, 0 और +1। यानी जब L की वैल्यू 1 आए तो M की इन तीनों से ज्यादा वैल्यू नहीं होती। अब बोलो क्यों? थोड़ा सा इसको भी समझो। अगर L की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा सबसेल है? P सबसेल। P सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2। 1 2 3 4 5 6। याद करो मैंने ये भी बताया था, इन डब्बे को ही बोला जाता है क्या बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल। याद आया? तो यानी P के लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे? 3। तो ये यानी M की वैल्यू क्या होगी? 3 -1 0 +1, यानी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। देखो आ गया, यानी सेल पढ़ लिया, सबसेल पढ़ लिया, ऑर्बिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब अगर सपोज करो L की वैल्यू 2 है तो बोलो M की पॉसिबल वैल्यू, तो आप बोलोगे सर -2 से +2, यानी इसकी वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 और +2। क्लियर? यानी अगर L की वैल्यू 2 है यानी ये कौन सा सबसेल दिखाता है? D, और D में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। तो कितने डब्बे होंगे बताओ? सर एक डब्बे में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, यानी D में कितने डब्बे होंगे? 1 2 3 4 5, और हर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। एक याद करो पैरेलल, और दूसरा क्या? एंटी पैरेलल। तो अब देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन, कितने डब्बे? 5। तो डी के लिए एम की वैल्यू कितनी है? 5 है। -2 -1 0, यानी ये किसको सिग्निफाइज कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल को सिग्निफाइज कर रहा है। माइंड में सेट हो गया? मतलब ये शॉर्टकट है, बाकी थ्योरी तो मैंने आपको बता दिया। यानी एन का मतलब समझ जाना ऑर्बिट, एल का मतलब समझ जाना सब ऑर्बिट, और एम का मतलब समझ जाना ऑर्बिटल।
आई होप सो समझ में। अच्छा, एल की वैल्यू अगर 3 हो तो एम की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी सर? -3 से +3, यानी वैल्यू होगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। यानी एम में एल की वैल्यू 3 मतलब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। तो एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने डब्बे होंगे? 7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अरे आ गया क्या बच्चा लोग? हाँ आ चुका। हाँ 7, बहुत अच्छी बात है, माइंड में सेट। उसी तरह से जी के लिए आगे बढ़ो। देखो क्वांटम नंबर कितना आसान हो गया। और सबसे लास्ट क्वांटम नंबर है जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी डिफाइन नहीं कर पाया था, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इस चीज को याद रखना। क्या बोला मैंने? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको शो करते हैं एस से, और इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, एक होता है +1 और एक होता है -1। क्लॉक के लिए मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से है तो इसके लिए s की वैल्यू हमेशा +½ होगी, और अगर इस तरह से उल्टा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा -½ होगी। यह है स्पिन क्वांटम नंबर। कोई प्रॉब्लम है देखो, और है तो बता दो। तो लिख लो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, इट वाज गिवन बाय गोल्डस्मिथ एंड इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। It represents the direction of electron spin around its own axis. It represents the direction of electron spin around its own axis. ये इलेक्ट्रॉन स्पिन है ना, एक डब्बे में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा एक ऐसा। तो इसके लिए +½ और इसके लिए क्या होगा? -½ ठीक है। अब इसी में लिखो नया चीज, टोटल स्पिन ऑफ एन एटम लिखो। टोटल स्पिन ऑफ एन एटम इज इक्वल टू लिखो n मल्टीप्लाई 1/2। टोटल स्पिन ऑफ एन एटम n मल्टीप्लाई 1/2। n मतलब ऑर्बिट नहीं, याद रखना। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखो। लिख लिया? उसके बाद लिखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम μs। अच्छा μl क्या बोला था मैंने? √L l + 1 h/2π। लेकिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा √S s + 1 h/2π। बच्चा लोग समझ जाना, सब एक ही चीज नहीं होती। और s की वैल्यू क्या लोगे? ±1/2 मॉडुलस में लोगे तो आपको पता है प्लस में ही वैल्यू लेते हैं, क्योंकि माइनस का रूट नहीं होता। अरे आप बोलोगे सर गलत बोल रहे हो, माइनस का रूट होता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आता है। तो खैर हम लोग मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए। चलो लिखिए नेक्स्ट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम √S s + 1 h/2π। h/2π ब्रैकेट ए, रूट में नहीं है, याद रखना। s की वैल्यू क्या लोगे? ±1/2, यानी s की वैल्यू 1/2 + 1/2। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब लिखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कॉपी में लिखो, ज्यादा बेटर है। वैसे नोट्स तो मैं दूंगा बट इस नोट से ज्यादा जो मैं बताता हूं वो लिखो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 समेशन s + 1। ये एम्स और जेईई एडवांस में आया था ये क्वेश्चन। स्पिन मैक्सिमम बच्चों को पता भी नहीं होता स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता क्या है। 2 समेशन, ये इसका मतलब समेशन होता है बच्चों। समेशन मतलब बहुत सारे टर्म। समेशन s + 1 दैट इज कॉल्ड स्पिन मल्टीप्लिसिटी। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या बच्चा? चलिए अब मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, देखो कितनों को दिमाग है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कैसे लिखते हैं? सबको पता है 1s2 2s2 2p2, ये सबको लिखना आता है। अच्छा डब्बे बनाओ। s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस s में और p में 3 डब्बे होंगे। चलिए अब आपको पता है इन डब्बों में इलेक्ट्रॉन को फिल करो। पहला ये और एक दो, एक और एक दो, इसको 1 and 1 2। ठीक है, ये किस स्टेट में है? नॉर्मल स्टेट में है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैंने बोला कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो आपको पता है ये 2s और 2p इंटरमिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये l सेल में है। गलती से भी k को मिक्स मत करना, k अलग है, 1s k सेल में है लेकिन 2s और 2p l सेल में है, तो यहाँ मिक्सिंग इजी हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाए तो आपको पता है क्या हो जाएगा? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं?
ये सब चीज आप छोटी छोटी चीजें भी जानते भी हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्साइट और भी मैं पढ़ाऊंगा, हाइब्रिडेशन वगैरह बताऊंगा तो और समझ में आएगा। खैर अभी हमें तो मेन चीज है, 1 और 2 एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो ये कितने 4 इलेक्ट्रॉन सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसलिए 1 1 1 सबको एक एक मिलेंगे। इसीलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता क्या होता है, sp3 होता है। बोलो क्यों? क्योंकि देखो एक s यहां पार्टिसिपेट किया और ये 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए और तीनों ने मिलकर एक्साइटेड स्टेट पे सबने एक एक ले लिया। एक s और 3 p को क्या लिखते हैं, sp3। इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको तो बाद में पढ़ा ही दूंगा, लेकिन जो आप नीट का रिपीट कर रहे हैं उनको ये चीज पता है, तो देखो इसलिए। अब खैर मुझे ये नहीं बताना था, ये मैंने लिख दिया एक्साइटेड स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, बोलो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी ढूंढो। आपका क्वेश्चन है कार्बन एक्साइटेड स्टेट में है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको ढूंढनी है। कितने बच्चे इसको ढूंढ सकते हैं, बस बात ये है। देखो पढ़ाना तो क्या है, कुछ भी पढ़ा दो चल जाता है, लेकिन जेई और नीट अगर लेवल से पढ़ाओ तो बच्चों बहुत सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी और आपको सही समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन वो चीजें पढ़ते ही नहीं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता बहुतों का। अरे वाह, आंसर आ भी गया क्या? कौन है भाई? आयुषी 3? नहीं आयुषी, इतना आसान नहीं है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। झलक ने सही बताया सही। अच्छा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 समेशन एस। एस मतलब क्या, पहले तो काउंट कर, देखो मैं बताता हूँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अच्छा देखो किसके किसके आ गए। हाँ, आंसर 5 आएंगे, 5 जिसके 5 आए हैं उनका करेक्ट है। कोई ना समझो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 समेशन एस। अच्छा अब मुझे बताओ पैरेलल वाले एस कितने हैं, मतलब प्लस हाफ वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये कितने होंगे, 5, यानी हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू प्लस हाफ। अच्छा अब उल्टे वाले कितने, एंटी पैरेलल वाले, आप बोलोगे सर ओनली 1 है, तो यानी 1 इंटू माइनस हाफ। अब समेशन है 2, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू माइनस 1/2, पुट हो गया, और साथ में +1 है। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम? यही तो बात है, समेशन एस का मतलब यही तो हुआ। मैंने मान लिया ये पैरेलल है, इसको मैंने मान लिया एस पी और इसको मान लिया एस ए। अब सॉल्व करो इसको, हो तो गया, आया 5। इसका आंसर अब सॉल्व करके देखोगे तो 5 आएगा। ये इस तरह से हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी ढूंढते हैं। तो यानी स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको मैंने बता दिया। ये बहुत विवी है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? चलो यहां तक समझ में आ गया। कल इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वांटम नंबर पे। ठीक है, आज का क्लास नहीं मैं एंड कर रहा हूं, कल इस पे क्वेश्चन करते हैं। कल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल, उसके बाद आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों कम क्यों, मतलब कल छोटी मोटी चीजें करेंगे। और एक क्लास में मैं वेव मैकेनिकल मॉडल बना के इस चैप्टर को रैप अप करूंगा। पहला और दूसरा चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अब जो चैप्टर आने वाले हैं वो सारे इजी हो जाएंगे, क्योंकि कमिंग 2 चैप्टर वो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक ट्रिक्स से पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सेपरेट एसपी ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। पीरियोडिक टेबल, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, तो ये दोनों इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, तो ये तो जल्दी निकलेंगे, बट इसको अच्छे से कर लो क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। क्लियर बच्चों? तो चलो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, और जो नेम रिएक्शन सीरीज है उसको पढ़ते रहो बच्चों। मैंने थोड़ा सा आपको होल्ड किया है, अब मैं नया नेम रिएक्शन सीरीज में आएंगे, उल्फ-किर्चनर रिएक्शन, क्लीमेंशन, मोजिंगो, ठीक है, इन सारे रिएक्शंस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब टाइम आ चुका है, आपसे